अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम अपने आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। हमारे आज के शुरा में जो हमने बताया था कि 4 हम लोग होंगे, तो लतीफ़ भट्ट साहब तो अपनी किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से किसी जगह स्टक हैं, वो नहीं आ रहे। जहांगीर साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको कोई कोरोना का मसला नज़र आ रहा है, तो वो चेकअप के लिए उनके घर में डॉक्टरों की टीम आई हुई है। तो अगर वो जल्दी फ्री हो गए तो वो उम्मीद है कि वो हमें फिर ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो मेरे मेहमान हैं, जो हमारे शरीक हैं जो आज के प्रोग्राम में, अब्बास भट्ट साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं, कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। लंदन से, वाटफोर्ड से उनका ताल्लुक है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नईम साहब। सर, आज का जो हमारा मौजू है वो है LOC जो है, उसके बारे में आज हमने जो बताया था कि आज हम उस पे बात करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके कश्मीर के दोनों तरफ में जो उसमें सीज फायर की वायलेशन हो रही है, उसके बारे में आज हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि ये भी एक इंसानी मसला है और इससे जो मुतासरीन हैं वो दोनों तरफ के कश्मीरी हैं। तो भट्ट साहब, इस बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या है, कब से ये शुरू है और क्या इसके बारे में हिकमत अमली अख्तियार की जाए ताकि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है इसको कम से कम किया जा सके या बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। थैंक यू जनाब नईम साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरे 2 मेहमान हमारे जो नहीं आ सके डिफरेंट वजूहत की बिना पर, शायद वो लेटर ऑन ज्वाइन कर सकें। तो हम शुरू करते हैं जनाब के LOC है क्या भला, किस चीज का नाम है LOC? LOC से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको कहा जाता था एक क्या थी, सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन। इस सीज फायर लाइन के लफ्ज से ही पता चलता है कि ये कहीं न कहीं 2 इंसानों, 2 फौजों, 2 मुल्कों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जंग हुई, तो जो दुनिया के ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशन है, अक़वाम आलम है, वो उन्होंने उसमें मुदाखलत की और उनको कहा कि भाई यहाँ सीज फायर कर दें, यानी अपने अपने हथियार बंद कर दें, अब मजीद लड़ाई नहीं की जा सकती, और इसको सीज फायर लाइन कहा जा। सीज फायर लाइन जनाब जो थी वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो था नहीं जी। यानी ये उस वक्त भी डिफेक्टो बॉर्डर था, और उसके बाद हम इस चीज को हमने LOC बना दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। जी। तो बेसिकली आज का एक तीसरा लफ्ज भी ज्यादातर आ रहा है, LAC इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी। यानी जो पहला मुआहदा हुआ था जिसको सीजफायर लाइन जिसको क्या था, वो 27 जुलाई 1949 में सीजफायर लाइन हुआ था, और ये दोनों बेसिकली जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, जी। उनके दरमियान हुआ था, और उनमें जो थे UN कमीशन फॉर इंडो पाकिस्तान भी मौजूद थे। जी। यानी बात वही है कि जंग शुरू हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, एक कहता था कि ये मुल्क मेरा है, दूसरा कहता था नहीं मेरा है। इस मेरा मेरा न करने में लड़ाई झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, लड़ाई हुई, और यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करना पड़ा इस सिलसिले में, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हो रहा था उस वक्त। जी। तो लिहाजा 27 जुलाई 1949 को दोनों तरफ के जो मिलिट्री अक़वाम थे या मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक मायदा आपस में किया कि हम, क्योंकि ये मसला अब यूनाइटेड नेशन में चला गया है, लिहाजा इसी चीज को अभी बांट लिया जाए। मेरी बांट लफ्ज से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस वक्त से लेकर यानी 1949 से लेकर आज तक वो सीज फायर लाइन हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वो सारा एक्शन वहां पर मौजूद है, फैसला आज तक नहीं उस वक्त। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल किस चीज का नाम है, किस इलाके में है, यानी जम्मू कश्मीर रियासत जो है 84,000 85,000 मुरबा मील की जो रियासत है,
उसकी मिडिल में से या दरमियान में से या किसी आगे पीछे करके जो लाइन गुजारी जाती है, जिसको तकसीम किया गया कि ये हिस्सा वक्ती तौर पर हिंदुस्तान के हिस्से में है, इसका वो कंट्रोल संभाले, इस पर उसकी देखभाल करे, और दूसरी उस लाइन की इस तरफ जो है वो पाकिस्तान का जेर कंट्रोल है, वो उसकी देखभाल करे, उसके इंतजामात को संभाले, उस वक्त तक जब तक के फैसला नहीं होता। बट सर मैं यहाँ आपको एक थोड़ा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो LOC का जो लफ्ज है, लाइन ऑफ कंट्रोल का, ये जो 3 जुलाई 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सजा फरमा रहे हैं ना जी, आप जारी रखें। ये असल उस वक्त भी ये, यानी जो पहला हुआ था ना सीज़फायर लाइन का, वो तो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव थे उनके दरमियान था, इंडिया और पाकिस्तान के जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये जो 3 जुलाई 1972 का ये शिमला माहदा हुआ था, जिस वक्त 1971 की या जो बांग्लादेश वगैरह बना, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 90,000 फौजी हिंदुस्तान के कब्जे में या कैद में चले गए। तो वो फिर जो है ना भट्टू साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और इंदिरा गांधी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थी भारत की या हिंदुस्तान की, उनके दरमियान ये एक मायदा हुआ था, और इसको सीज़फायर लाइन की बजाय लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, जिसमें बहुत सा फर्क आता है। और तीसरा चीज का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ जिक्र करता हूँ, ये पिछले दिनों जब लद्दाख पे कुछ हिस्से पे चाइना ने कब्जा कर लिया अचानक जाके वहां पे, तो उस वक्त लोगों को एक और लफ्ज भी सुनने में आ गया, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी, यानी ये जो जितने भी बॉर्डर हैं बेसिकली ये डिफेक्टो बॉर्डर हैं, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ना दुनिया इन्हें रिकॉग्नाइज करती है, ना ये इंटरनेशनल बॉर्डर इन पे, ये अभी तक उस इलाके के दरमियान है कि जो इलाका हमारा इलाका जिसको कहा जाता है, हमारी रियासत कहा जाता है, वो रियासत जिसको तकसीम किया गया है इस वक्त, यानी वो रियासत का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में आता है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो लाइन वहां खींची गई है। इसी तरह जो चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जो लाइन खींची गई है, उसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये तो असल इसकी है जमा तफरीक, यानी ये चीजें है क्या और कहाँ नहीं है। आप एक पॉइंट है इसी LOC और LAC के दरमियान, जिसको दौलताबाद कहा जाता है, लोग दौलताबाद के पॉइंट से अगर राइट साइड के हिस्से को देखा जाए तो काफी सारा इलाका है जहाँ ना तो कोई इंसानी आबादी है, बहुत मुश्किल से कोई इंसानी आबादी होगी उसमें, यानी एक्सटेंशन का इलाका, वो चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जम्मू कश्मीर की रियासत का वो हिस्सा वहां पर है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इसी तरह सियाचिन का इलाका और जो दूसरे इलाके हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रियासत का हिस्सा है, उसको जब तकसीम किया गया, उस लाइन को जो तकसीम करने वाली लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। लेकिन बदकिस्मती है कि 70-72 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो लाइन ऑफ कंट्रोल ही कहला रही है, यानी एक मुल्क के बाशिंदों, एक रियासत के लोगों को तकसीम करके रखती। वहां जमीनें तकसीम नहीं हुई, वहां पर इंसान भी तकसीम हुए। जी बिल्कुल, वहां इंसानों के जो रहन सहन है वो भी तकसीम हुआ। एक भाई इधर रह गया तो बहन दूसरी साइड पर चलेगी, माँ उस साइड पर है तो बाप इस साइड पर आ गया, यानी इस बेरहमी से उस लाइन को खींचा गया। और 70 साल से वो लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को, दिन रात वो एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं इस आस में कि शायद कल देर इसका फैसला हो जाए और हम अपने अजीजों से मिल सकें। लेकिन बदकिस्मती से वो 70 सालों से वो मौका नहीं आया। वो जो हालात जा रहे हैं उसमें हमें कोई आसार भी ऐसे नजर नहीं आएंगे कि उन लोगों को कोई ऐसा मौका फराहम होगा जिसकी वजह से वो अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो जद अमजद होते हैं उनको देख सकें और उनसे अपने दुख दर्द की बात कर सकें, उनके हालात जान सकें। यानी हालात यहाँ लंदन में रहने वाला फ्रांस में रहने वाले अपने बहन भाई से मिल भी सकता है, उसके हालात भी जान सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार या इस पार जो खानदान बसते हैं वो एक दूसरे के हालात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, ना उनको किसी के दुख का एहसास है, ना खुशी का पता है, ना गमी का पता है। जो कुछ हो रहा है इसमें मैं सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो कहता हूँ अक़वाम आलम को उसमें ब्लेम करना चाहिए, जिन्होंने इस दुनिया का ठेका उठा के रखा हुआ है
यानी अपनी मर्जी जब वो उसका मसाइल को वो हल कर लेते हैं। जिन जिन रियासतों से, जिन जिन मुल्कों से उन्हें अपने जाती मफाद हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जहां से तेल पैदा होता है उसके मसले तो ये फौरन हल कर लेते हैं खुद ही जाके, क्योंकि इनके बेनिफिट वहां पर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि कश्मीर ना तो कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ना कोई और बहुत बड़े इसके अपने जखायर हैं जिनकी पर नजरें हों अक़वाम आलम की, अमेरिका की, यूरोप की या दूसरी जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं जिनसे कोई उनको फायदे की उम्मीद हो, वो उनको चूंकि नहीं है, लिहाजा ये मसला उसी तरह पड़ा हुआ है। ये इंसानी बुनियादों पर इस मसले को हल करने की इंतहाई जरूरत है, उसके बगैर ये बात मुमकिन ही नहीं है। खान साहब, आप खुद भी सियालकोट का रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। यानी जम्मू से आप माइग्रेट करके सियालकोट में आए। जी बिल्कुल। तो सियालकोट का बॉर्डर, उसके मतलब तो आप डेफिनेटली जानते होंगे किस कदर तकलीफदेह बात होती है कि एक बहन भाई आपका 4 या 5 मील के इलाके पर दूसरी तरफ आबाद है, लेकिन आप उसके जाके मिल नहीं सकते। आप उसको अपनी खुशी और गमी में ना उनको शरीक कर सकते हैं, ना आप उनकी खुशी गमी में शरीक हो सकते हैं। ये इंसानी ट्रेजेडी का एक हिस्सा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से जो आजाद ममालिक हैं उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि ये ज्यादती कश्मीरियों के साथ क्यों हो रही है, क्यों इंसानी बुनियाद। हमने यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई हुई हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, जानवरों के हकूक का भी हमें ख्याल है, चुरिंद परिंद के हकूक का भी हमें ख्याल है, हर जीरो चीज का राइट्स के हमें सोच है। लेकिन जो ह्यूमन है, जिन कश्मीरी ह्यूमन, जिन जम्मू कश्मीर की रियासत के रहने वाले लोगों की राइट्स का किसी को एहसास नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती है। आए दिन जो है ना, आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरेगा जिस दिन किसी न किसी बॉर्डर से, किसी न किसी लाइन ऑफ कंट्रोल के किसी से ये खबर ना आए कि आज ये पाकिस्तान वाले अपनी तरफ से देते हैं कि हिंदुस्तान के फला फला इस्ताल अंगे, वही रटे पिटे लफ्ज होते हैं इनके हर बार। इस्ताल अंगेजी से इतने सिविलियन मारे गए, आज 2 सिविलियन मारे गए, आज पूरे के पूरा खानदान के घर पर गोला पड़ा और वो खानदान तबाह हो गया। और फिर इधर से दूसरा जवाब आता है, पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने अपने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके इतने लोगों को, इतने फौजियों को मार दिया। ये फौजियों का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब ये मसला फौजी हो या सिविलियन हो, वो इंसान है। जी बिल्कुल। गोली हिंदुस्तान की तरफ से आए या पाकिस्तान की तरफ से आए, वो गोली है। गोली ये नहीं देखती कि मेरे सामने कौन किसको लगेगी गोली। तो गोली का काम है जान लेना, इंसानी जान का लेना, जानवरों की जान का लेना, जिस चीज की भी जान हो जान का लेना, ये बेसिकली गोली का काम है। गोली ना मुसलमान होती है, गोली ना हिंदू होती है, गोली ना क्रिश्चियन होती है। ये वो चीजें हैं जो हमें 10 बार बैठ कर सोचना चाहिए कि अगर वो लोग, या तो हम उन लोगों को जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद हैं उन्हें कहीं वहां से उठाएं और ऐसी जगह उनको आबाद कर दें जिन्हें कम अज कम ये गोलियां छलनी ना कर सकें, वे उनके जो लाइफ स्टॉक उसको तबाह ना कर सकें। फसलें पकती हैं तो फसलों के ऊपर वो गोलाबारी शुरू कर देते हैं, वो तबाह बर्बाद होकर रह जाती हैं। या उन लोगों के एक तरफ करें और दोनों फौजों आपस में लड़ते नहीं। अगर उन्हें शौक है लड़ने का या अपने आप को नंबर 1 का लमाने का शौक है तो वो खूब लड़े। हम उन्हें मना नहीं करते, ना हमारे मना करने से मने होंगे, लेकिन डॉक्टर कम साहब अज कम जो मेरे कश्मीरी पास लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर आबाद हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर आबाद हैं, कम अज कम उन्हें तो वहां से उठा के किसी ऐसी जगह आबाद कर सके जहां पे वहां की जिंदगी महफूज रह सके, वो बेखौफ व खतर अपने बच्चे उनके स्कूलों को जा सकें। कितनी बार हमने देखा कि शादी का घर होता है तो वहां पर आके गोला गिरता है, तो कभी दूल्हा मर जाता है, तो कभी दुल्हन मर जाती है, तो कभी बाराती मर जाते हैं। ये गैर इंसानी जो सलूक हमारे साथ किया जाता है, ये इंतहाई तकलीफ देह है। इस बारे में कम से कम जो जितने हमारे कश्मीरी बहन भाई, इन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए कि बजाय इसके हम आपस में दस्तो गिरबां होके फिर रहे हैं। इस दस्तो गिरबां होने की बजाय सबसे बेहतर तो ये है कि वो इस दुख दर्द को महसूस करें। हम अगर यहाँ इंग्लैंड में बैठ गए और आप वियना में बैठ के इन चीजों की तकलीफ महसूस करते हैं और यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं इस बारे में, हालांकि मेरा कोई जाती बहन भाई उसमें शामिल नहीं है, ना आपको कोई जाती बहन भाई उसमें शामिल है, लेकिन इसके बावजूद हमें तकलीफ का एहसास हो रहा है कि भाई हाँ, ये इंसानी जाने हैं, ये हमारे हम वतन हैं, ये हमारी रियासत के बाशिंदे हैं, इनके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो इस ज्यादती का कुछ उनको तो अजाला करना चाहिए। अब सियालकोट के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा, मैं भी आता हूँ इस बारे में, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा सियालकोट के बॉर्डर के बारे में कि वहाँ क्या सिचुएशन है इस वक्त
और वैसे भाई आए दिन वहां पर क्या होता है? वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो सियालकोट का बॉर्डर है मेरे ख्याल में। नहीं, वो भी इंटरनेशनल नहीं है। तो मैं पहले, इससे पहले कुछ मेरे पास आदाद-ओ-शुमार हैं 2020 के, जो एलओसी पे जो वायलेशंस हुई हैं दोनों तरफ से। जी। तो जो पाकिस्तान का क्लेम है कि जो इंडिया ने जो फायरिंग की है वो 1595 बार जो है इंडिया ने सीज फायर वायलेशन की है 2020 में। 195 हाँ, 1595 1595 so 1595 जी। तो जी। जिसमें 14 किलिंग्स हुई हैं, 14 जो सिविलियन शहीद हुए हैं और 121 जो है वो सीरियसली जो है जख्मी हैं। अच्छा। तो ये है मतलब जो भारतीय जो सीज फायर वायलेशन के नतीजे में जो आजाद जम्मू कश्मीर में जो सिविलियन जख्मी हुए हैं वो ये हैं। और जो अदाद-ओ-शुमार मुहैया हैं वो जो पाकिस्तानी फायरिंग के नतीजे में जो मतलब जम्मू कश्मीर में जो लोग जख्मी हुए हैं, कितनी बार ये वायलेशन हुई है, उन्होंने कहा जी जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक 1144 जो है ना दफा जो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की है। तो उसमें उन्होंने किलिंग्स और जो जख्मियों की तादाद तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि बहुत से वो उनको टेररिस्ट कहते हैं। इसके नतीजे में बहुत से जो भारतीय फौज ने भी और पाकिस्तानी फायरिंग के नतीजे में इतने टेररिस्ट मारे गए हैं, वो 500 से ज्यादा बताते हैं। तो ये हालात हैं कश्मीर के जो ना दोनों तरफ के, लेकिन मर कश्मीरी रहे हैं। एक चीज मुझे समझ आ रही है, ये तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 14 मर गए, 50 मर गए या 100 मर गए, ये तो इस तरह नंबर गिन रहे हैं जैसे ये कीड़े मकोड़े थे। उसमें हम बाद में आते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो गोलाबारी होती है जी, ये तो लाखों करोड़ों रुपए का बारूद वहां पर जो वो जाया किया जाता है, जी। तो आपका ख्याल में है कि यही जो बारूद खरीद के एक दूसरे को मारा जा रहा है वहां पे, उस बारूद को खरीदने की बजाय अगर वहां से ऐसी चीजें खरीदी जाए जिससे इन दोनों मुल्कों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सके, तो तालीम का मायार बेहतर हो सके, तो वो भी तो बेसिकली किलिंग में आता है ना। नहीं, मैं इन्हीं हुकूमतें इन अपने अपने जो अवाम है उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के बजाय बॉर्डरों पे बैठ के एक दूसरे के साथ गोला बारूद एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ जी। कि सियालकोट में जो फायरिंग होती है ना, उसमें जो आजाद कश्मीर से जो पाकिस्तान आर्मी फायरिंग करती है ना, जो उसका जवाब दिया जाता है, जो कहते हैं कि हमने इंडियन की तोपें खामोश कर दी, उसमें थोड़ा जो पाकिस्तान आर्मी है उनको मुसलमान होने की वजह से वो थोड़ा मतलब वो डर के करते हैं, थोड़ा एहतियात से। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि दूसरी तरफ मुसलमान आबादी इतनी ज्यादा नहीं है सियालकोट की दूसरी तरफ ना, अच्छा। तो यहाँ ये खुले दिल से करते हैं कि कोई बात नहीं, खैर अगर उधर से आता है तो इधर से भी कुछ जाना चाहिए। तो उस लिहाज से जो अब आपका मतलब है पाकिस्तान आर्मी वालों को थोड़ा ख्याल होता है कि भाई अगर हम इस तरफ करेंगे जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे तो वहां ज्यादातर मुसलमान मारे जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा क्या उसके नहीं, अब कहते हैं हाथ खुला रखते हैं। नहीं, ये इस तरह से सियालकोट से जब करते हैं वो तो जम्मू पे ही जाते हैं ना, वो तो स्टेट में ही कॉलेज जाते हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कर रही, जैसे आपने कहा ना कि सियालकोट के बॉर्डर से जब होती है तो उसमें वो कोई लिहाजा नहीं होता उसमें, जी, जी, लेकिन जब इस तरफ होता है ये कोटली सेक्टर से, नकियाल सेक्टर जी, से या ततापानी सेक्टर वगैरह से, जी, तो जाहिर है दूसरी तरफ जो पुंछ का इलाका है, जो दूसरे भारत में वहां पर भी मेजॉरिटी मुसलमान आबादी है वहां पे। जी, बिल्कुल। तो ये आपका आप ख्याल करते हैं कि ये वाकई ख्याल रखते हैं थोड़ा बहुत? मैं ख्याल नहीं करता, मैं अखबारात देखता रहता हूँ ना दूसरी तरफ कश्मीर के भी, ठीक है। तो उनसे जो न्यूज मिलती है उसके मुताबिक जो नतीजा यही निकलता है कि इस तरफ से जो है ना वो थोड़ा ख्याल रखते हैं आजाद कश्मीर की तरफ से, लेकिन सियालकोट सेक्टर से दलेरी से मुकाबला किया जाता है। ठीक। तो वैसे ये जो LOC है जो हमारी तरफ है, ये चाइना को LAC को छोड़ के LOC, जी, इसकी तो टोटल लंबाई मेरे ख्याल में 777 है या 776 है, समथिंग लाइक दैट किलोमीटर है, 776 किलोमीटर। जी,
टोटल इस की है। लेकिन जब आप आते हैं LAC की तरफ, तो LAC की जो है वो तो तकरीबन 2000 से 3000 तक होता है। कुछ एक मुल्क उसमें कहता है 2000 है, दूसरा उसको 3500 किलोमीटर की। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो अल्लाह की जात जानती है। मैंने जो लेकिन पढ़ा है वहाँ वो एक उसका ये बेनिफिट जरूर है कि वहां पर इंसानी जानों का ज़िया बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पर आबादी बहुत कम है, ना होने के बराबर है आबादी वहां पे। नहीं, लेकिन बट साहब हमारी तरफ चूंकि ये वजह नहीं है। असल में जो है ना, वो जो 1962 की जंग हुई चाइना और इंडिया की, इसको सीनो इंडियन वार कहते हैं, उसके बाद जो उन्होंने डिमार्केशन की थी, उनके साथ कोई बकायदा मुआहदा नहीं था। तो डिमार्केशन थी कि ये मतलब इंडिया के जेरे इंतजाम है और ये चाइना के जेरे इंतजाम है। तो ये पहला जो इनका मुआहदा हुआ जिसमें इसको लीगलाइज किया गया LAC को, जिसको LAC का नाम भी दिया गया, ये 1993 में किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 1996 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने चीन के साथ मुआहदा किया कि यहाँ जो फौजी होंगे, चाहे वो इंडिया के हों या चाइना के, उनके पास हथियार नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 1996 में 1996 में ये मुआहदा किया गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इंडिया और चाइना ये मुआहदा कर सकते हैं LAC पे, जहां आबादी भी नहीं है, बहुत कम है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया ये मुआहदा नहीं कर सकते जहां इंसानी जाने डेली की रोजाना की बुनियाद पर जो जाया हो जाती हैं? हाँ साहब, ये वाकई आपका एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास तो ये है ना कि जो चाइना और पाकिस्तान जो LAC है जी, LAC पे अगर ये फायरिंग वगैरह ज्यादा करें, जिस तरह इनके पास हथियार अगर हों, जिस तरह LOC पे इनके पास हथियार हैं, जी, तो मरने वाले तो नाम फौजी होंगे, जी, वो बिल्कुल चाइना के फौजी हों या इंडिया के फौजी हों, बिल्कुल। क्योंकि वहां सिविलियन आबादी तो ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल। लिहाजा मेरे ख्याल में तो वो फौजियों को बचाया जा रहा है कि भाई कोई ऐसा तरीका किया जाए कि उनके पास हथियार ही ना हो ताकि एक दूसरे को मार ही ना सकें। लेकिन जो हमारी तरफ के बॉर्डर हैं, इसमें चूंकि इंसान मौजूद हैं दोनों तरफ, सिविलियन आबादी खासी तादाद में, काफी गुंजान आबादी है यहाँ पे। जी, बल्कि बाद जगह हमें देखी ना, जब कभी वहां जाने का कोई मौका मिला, तो वो तो पोस्टें एक दूसरे के सामने सामने नजर आती हैं वहां से एक दूसरे को। वहां को दूरबीन लगाने की जरूरत है, बल्कि इंसान दूर से पहचाने भी जा सकते, बाद पोस्टें इतनी करीब है वहां पे। और वहां चूंकि अगर हथियार ना हो तो सिविल जो आबादी है वो मरने से बच जा रही है, यानी इंसानी जानों का ज़िया कम हो जाए। यही सवाल है ना मेरा। बिल्कुल, इसीलिए वहां चूंकि फौजी नहीं मार रहे हैं, वहां पे सिविलियन मार रहे हैं। वो तो आया इन सिविलियन को भी इंसानों की कैटेगरी में शामिल करते हैं ये लोग या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है हमारे लिए। नहीं, वैसे पर्सन मेरा एक सवाल है कि कोई जी इंसान दूसरे इंसान को ऐसे कैसे मार सकता है? सर, ये तो वो लोग सोचते हैं ना जिनके दिल में दिल हो और उस दिल में दर्द भी हो, इंसानों को इंसान समझा जाए। अब ये कल की बात है, ये डुडियाल में जो वाकया पेश आया यौम आजादी के मौके पर, वो जनाब तनवीर साहब का, जी, उनका कसूर क्या था? उन्हें सिर्फ कहा भाई कि आपका जो आइन है पाकिस्तान का, उसके तहत ये इलाका डुडियाल जिसको कहते हैं ये रियासत का हिस्सा है और ये डिस्प्यूटेड है, ये आपका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर अगर वहाँ शहीद चौक जो है, जिसको मकबूल बाद शहीद चौक कहा जाता है डुडियाल का, वहां पर अगर झंडा लहराया जाएगा तो आजाद कश्मीर का, क्योंकि ये इलाका आजाद कश्मीर का है, आप आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, इंसानी तौर पर, इखलाकी तौर पर पाकिस्तान का झंडा यहाँ नहीं लगा सकते। तो नेगोशिएशन होती रही उनकी 1-2 दिन, आखिर इंतजामिया ने, उन्होंने फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी तनवीर साहब ने। कोई मारा नहीं किसी को, वो गाली नहीं दी किसी को, यानी जो वीडियो हमने देखी उनमें कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही है। बड़े एक आसान तरीके से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब भूख हड़ताल का खतरा उन्हें महसूस हुआ तो फिर 2 दिन के बाद वहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं या जो भी कोई सिविल इंतजामिया का वहां पर साहब से, वो साहब आए, इनके दरमियान नेगोशिएशन, उन्होंने कहा जी 2 दिन के बाद हम पाकिस्तान का झंडा यहाँ से उतार देंगे, अच्छा, आप भूख हड़ताल खत्म करें।
उन्होंने ठीक है जी, हमारा ये एक मुतालबा, हमको लड़ाई तो करनी नहीं है किसी के साथ, ना पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, ना किसी और के साथ हमारी कोई दुश्मनी है। जी। तो जब 2 दिन गुजरे तो उन्होंने कहा भाई कि झंडा आज तक कोई नहीं उतारा, क्या झंडा वहां पर ही है? तो उन्होंने कहा भाई नहीं उतारते आप, उन्होंने नहीं उतारा। तो तनवीर साहब जो है वो, ये भी मैं आपको बताऊं, वो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं, वो वहां में है, कोटली या खुरटे से उनका ताल्लुक है गालबन। तो वो उन्होंने वो झंडा खुद उतारा, कोई भी उन्नति भी नहीं की झंडे की, लपेट के जो वो इंतजामिया थी उनके हवाले कर दिया गया। अब वो झंडा तो उन्होंने उनके हवाले तो कर दिया, लेकिन इसके पामुश में जो उन्हें सजा देगी, वो वीडियो किसी मनचले ने बना ली और ये वायरल हो गई आज के सोशल मीडिया पर। अच्छा। यानी इस बेदर्दी से उन्हें घसीटा जा रहा था, घसीट के उन्हें लेके गए डडियाल थाने में। अच्छा। अंदर जाके क्या आशिर किया होगा, वहां जो फिल्म तो बन नहीं सकती थी, लेकिन जो बाहर के कहते हैं ना कि खंडरात बताते हैं कि इमारत बड़ी अजीम थी, वही असाब हमें भी नजर आता है कि जिस तरीके से उनको घसीटा गया, उठा के वो जीप में फेंका गया, अब उन्हें तो मिरपत लेके चले गए। तो उससे ये अंदाजा हो जाता है कि उसको बहुत अच्छा सलूक नहीं किया गया उस गरीब के साथ। वो पढ़ा लिखा इंसान है, पेशे से साफी भी है, ब्रिटिश नेशनल है, सिर्फ कसूर क्या है उसका, तो अपने वतन का दर्द महसूस करता है। वो हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं हम कश्मीरियों के साथ, उसका अजाला करने के लिए कुछ कोशिश करता है। मैं उन्हें जाती तौर पर काफी अरसे से जानता हूँ, हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है। अब ये हालत है एक ऐसे इंसान के साथ ज्यादती करना जिस इंसान ने ना पाकिस्तान को गाली दी, ना पाकिस्तानियों को गाली दी, ना उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज आज तक साबित हुई कि वो गद्दार है या वो एजेंट है किसी का, या वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए वहां पर आया, जो कुछ करने के लिए आया। वो अपने ही रियासत में बैठा हुआ अपने रियासती लोगों के हकूक की बात कर रहा था। बट सर वैसे मैं आपकी एक बात थोड़ी काट रहा हूँ, ये उनका कसूर नहीं है, ये एक माइंड सेट है जो इंतजामिया में। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ कि यहाँ वियना में भी अभी पीसीएफए ने, पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम ने, उन्होंने किया था एक प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से। तो उन्होंने यहाँ भी पाकिस्तान का झंडा लहराया था, लेकिन ऑस्ट्रिया वालों को कोई इस पे एतराज नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारे जो एम्बेसी में पहले भी कुछ हजरात रहे, वो कोई सेक्रेटरी साहब थे, मुख्तलिफ अदवार में रहे, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई तनाज़ा पैदा किया जाए कश्मीरियों के साथ, और बिला वजह कोई, जैसे आप बता रहे हैं ना कि कोई उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी भी यहाँ भी यही कोशिश होती है कि कोई तनाज़ा पैदा किया जाए और फिर उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग की जाए। ये पता नहीं कि ये कौन सा माइंडसेट है, ये लोग क्या चाहते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं, इससे मुखालफत बढ़ती है। अब एक झंडा उतारा, अब आप देखें डडियाल में कितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। जी हाँ, वो डडियाल में नहीं सर, कोटली में भी मुजाहरे हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद में भी मुजाहरे हो रहे हैं, मीरपुर में भी लोगों को मुश्किल किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये बेअक्ल लोग हैं, या जानबूझ के कैसे काम करते हैं, जानबूझ के करते हैं, ये अपनी अहमियत जानबूझ के बढ़ाने के करते लिए हैं करते ताकि हैं। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के दाम को, नफरत को बढ़ाया जाए। मुझे नहीं समझ आती उनको नफरत पैदा करने से हासिल क्या होगा एंड ऑफ द डे। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई कि ये लोग, ये जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं, वो जानबूझ के ऐसा चाहते हैं कि कोई ना कोई तनाजा खड़ा हो। यही हिसाब हुआ वो एजाज अब्बासी साहब का, जो सदाए चिनार के एडिटर हैं जी, उनके साथ बिल्कुल यही सलूक किया गया। यानी वो गए नेगोशिएशन के लिए कि भाई इश्तारात के लिए, ज़ाहिर है अखबार जो है इश्तारों के बगैर तो नहीं चलते। तो जिस डिपार्टमेंट से उन्होंने इश्तार लेने थे, उन्होंने उनको मार पीट के, बेइज्जत करके, एक पढ़े लिखे इंसान को, इंतहाई शरीफ इंसान को, जो मैं चूंकि उसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो इंतहाई शरीफ आदमी, उस पर यहाँ इल्जाम लगा दिया गया कि उसने कहा कि बम से मैं उड़ा दूंगा इस पूरे डिपार्टमेंट को, और उसके अच्छा। पास पिस्तौल था। मुझे नहीं उम्मीद कि एजाज अब्बासी साहब ने कभी गलेल भी चलाई होगी। बंदूक और पिस्तौल तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन ये एक नफरतें खींची जा रही हैं उन लोगों के दरमियान, उनको जिसको कहते हैं ना रियासती बाशिंदों के, जो कि पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, प्यार का गोशा रखते हैं, उनके दिलों में ये नफरत फैलाई जा रही है। तो कम अज कम हम तो इतना जरूर कहेंगे घूमते पाकिस्तान के जो भी लोग हैं
इन मसाइल में इन दो कम से कम दो जो रिसेंट आए हैं, एजाज अब्बासी साहब का वाकया हुआ है और तनवीर साहब का जो वाकया है, इसमें स्पेशल एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट करे कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे क्या है, कि ये ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि फिर ये वो मसला हो जाए श्रीनगर वाला और इंडियन वाला, फिर बातें संभालनी मुश्किल हो जाए। लिहाजा हम तो यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि भाई वक्त का तकाजा है कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए उन पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी माशी तौर पर बहुत पीछे रह गया है और पाकिस्तान की मईशत में आजाद कश्मीर के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असल में उनकी वो दिन रात की जो मेहनत है उस चीज में, इसमें एक बिग बजट जो तैयार किया जा सकता है जो कश्मीरी कमा के पाकिस्तान ज़र मुबादला भेजते हैं। लिहाजा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ये चीजें जो पैदा हो रही हैं इन पर काबू पाया जा सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे खान साहब हो जाती हैं कि इंसान के बस में नहीं रहती। अगर शुरू में ही इन चीजों की इंक्वायरी की जाए प्रॉपरली और जो लोग और बिलखुसूस जो ऑफिसर इन मामलात में शामिल हैं, उनका हिस्सा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल उनका एहतसाब किया जाना चाहिए, उनका एहतसाब किया जाए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ताकि ये जो दो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं हमारे एजाज अब्बासी साहब और तनवीर साहब, इनको इंसाफ मिल सके। इनके इंसाफ को देखते जो बाकी कश्मीरी हैं, ताकि उनके जज्बात जो हैं ये वो भी ठंडे हों और वो जानबूझकर या अनजाने में पाकिस्तान से नफरत का इज़हार न करना शुरू कर दें। जी बट सर, दूसरी ये अभी आपने फरमाया था कि जो LOC पे जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको किसी और जगह पे आबाद किया जाए, अब इतनी जो आबादी है रावला कोट और ये नकियाल और कैरन सेक्टर, ये लोग कहाँ जाके आबाद हो सकते हैं आजाद कश्मीर में? आपके ख्याल में कहाँ इनको आबाद किया जा सकता है? सर हुकूमत अगर काम करना चाहे तो डेफिनेटली किया जा सकता है। अगर इस माशी हालत में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक नया लाहौर बनाने का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि नया शहर आबाद करने का सोच सकते हैं, तो हमारी आबादी इतनी ज्यादा नहीं है कि हमें कम से कम 10-10 मील पीछे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे 10-10 मील पीछे लोगों को लेके वहां उनको आबाद किया जाए। आजाद कश्मीर में बेहिसाब जमीनें मौजूद हैं। ये जो आपके पॉलिटिशियन है आजाद कश्मीर के, इन्होंने तो हजारों के हिसाब एकड़ जो रकबा है वो अपने कब्जे किए हुए हैं उस पर और अपने नाम कराया हुआ। ये कब्जे इनसे वापस लिए जाए, यहाँ लोगों को आबाद किया जाए, नए शहर बसाए जाए। आपके ख्याल में जो कश्मीरी हैं आजाद कश्मीर के, वो उन लोगों को दूसरे शहरों में कबूल कर लेंगे? मेरे ख्याल में सर जितना जज्बा इंसानियत का आजाद कश्मीर में है ना, बिलखुसूस ये जो कोटली मिरपर का सेक्टर है, इतना शायद ही पाकिस्तान के किसी शहर में भी हो या इवन दुनिया के किसी शहर में हो। ये लोग प्यार मोहब्बत के जज्बे से भरे हुए हैं। ये अपनी जाने तो दे सकते हैं लेकिन अपने बांध भाइयों की जाने डेफिनेटली, हाँ ये हालात आजकल को ऐसे कर दिए गए हैं, ये हुकूमतों की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जो लोग एक दूसरे से दौड़ में आगे निकलने के चक्कर में हैं। मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं कर रहे, वो चंद लोग हैं। बट साहब जब मैं महिरपुर में था, मैं वहां पढ़ रहा था, तो उन दिनों मैंने एक वाकया सुना था। कोई सरदार फीक साहब थे डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने कोटली में कोई घर बनाया था, तो मैंने सुना लोगों ने, वो कोटली के लोगों ने उनका घर ही जला दिया था कि ये बाहर का आदमी इधर आगे कैसे घर बना रहा है। कोई वाकया है? सर मैं इस चीज का गवाह हूं कि इस वक्त भी कोटली शहर के जितना कारोबार है ना वो पठानों के पास है। वो कश्मीरी तो दूर के बाद वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो अफगानी पठान है। पठान तो हर जगह है, वो तो इधर हरियाणा में भी सारे कारोबार इन्हीं के पास हैं। हाँ नहीं, लेकिन यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोटली के शहर में पठानों को कारोबार की करने की इजाजत है, वो उनके लिए दुबई बना हुआ है, तो क्या ऐसी कौन सी बात है कि नकियाल का रहने वाला एक या बॉर्डर नकियाल के बॉर्डर पर या खुरटा के बॉर्डर में से अगर 1000-2000 बंदा वहां से शिफ्ट होकर शहर में आ जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस वाकये का आपने जिक्र किया मैंने तो ऐसी बात नहीं सुनी। नहीं हुआ, वाकया तो हुआ था ये 90 वो कुछ और वाकया होगा, उसके वाकये के पीछे डेफिनेटली होगा। क्योंकि मैं मतलब कम अज कम मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि कश्मीर और कोटली या मिरपुर का कोई बंदा
इस बुनियाद पर किसी के घर को जला देगा, ये इसका मेरे पर या कोहली से ताल्लुक नहीं है या कश्मीर से ताल्लुक नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। सर मैं तो मीरपुर में रहा हूँ, मैंने वहाँ बड़े मैं भी तलख्ती मीरपुर में रहा हूँ, मैंने 2 बड़े साल त, मीरपुर से ही एफएससी की थी। उन मेरे बड़े हालात में की थी जिस वक्त डैम में पानी आ रहा था तो लोग वैसे भी परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद मीरपुर के लोगों ने जो प्यार दिया मुझे आज भी याद है। वो कम से कम किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। लेकिन हम मेरे तो बड़े तलख स्टूडेंट तजर्बात की हैं, लाइफ तो आपको जानते हैं कैसी होती है। बड़े तलख तजर्बात हैं मेरे। तो मैं अब आप क्योंकि वो मेरे हैं ना, वो तो जम्मू से आए हुए थे ना, इसलिए। तो जम्मू तो मीरपुर तो जम्मू का ही एक हिस्सा है ना। मैं जम्मू शहर की बात करता हूँ जनाब, जी जी, सुबह जम्मू के अंडर ही आता था ना मैं ये। सूबे की बात नहीं, मैं जम्मू शहर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो जम्मू वाले को नहीं ले रहे, तो आपके ख्याल में वो नकियाल वाले को या नीलम वाले को ले लेंगे? मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए ना। चलें, अल्लाह खैर करे ऐसा ही हो। वैसे आपको कोई शायद कोई तलकात इतने अच्छे ना हो, किसी के साथ कोई मामला पेश आ गया हो, तो वो किसी ने नहीं कहा था कि भाई जर्मनी बड़ा डाडा है, तो जर्मनी का डाडा पुत्र मारा भी बड़ा औखा आया है। नहीं नहीं, वो वो कोई दरसान कोई जर्मनी वाले हालात ना पैदा किए होंगे। नहीं सर, हम तो पैसे वहां इन्वेस्ट ही कर रहे थे, लोगों को रोजगार दे रहे थे, फैक्ट्री लगाई थी। लेकिन बाद में तो अल्लाह के फजल के, जहां तक मुझे याद है, आप आया था कि बाद में आपको बड़ी कामयाबी हुई। कामयाबी क्या नहीं थी जनाब, जो लैंड ऑफिसर थे जनाब राहल लतीफ साहब, जनरल थे एक, वजाहत लतीफ के भाई वो थे। राहल लतीफ साहब थे वहाँ जो है ना हमारे वो आईजीपी। हम्म। तो उन्होंने जनाब पाकिस्तान वालों ने जो असला डीलर थे, उन्होंने 10 लाख रुपया उस वक्त उनको दिया रिश्वत के तौर पर। उन्होंने हमारे आज़ाद कश्मीर के सारे असला लाइसेंस बंद कर दिए। हजारों लोग जो असला की सनत से वाबस्ता थे, आजाद कश्मीर में जो लोग काम भी कर रहे थे, वो सारे बेरोजगार हो गए। उन्होंने, जब तक वो बंदा रहा 3 साल, उसने कोई एनओसी जारी नहीं किया। सर ये किस सन की बात है? ये सर 1984-85, जब सिकंदर हयात साहब की हुकूमत थी। अच्छा 1984 में। जी। जरा उस वक्त जनाब ये डैम की वजह से उजड़े पुजड़े हुए लोग थे, शायद उनके में जहन में ये एहसास होगा ये यार कि पाकिस्तान से आए, सियालकोट का जिक्र हो गया हो किसी को, क्योंकि हमारे साथ ये डैम बनाकर हमारे अबाजाद के कब्रों को उन्होंने पानी में डुबो दिया, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो नहीं वो सर, कोई किसी ने ऐसा किया होगा, चलो इनसे कम अज कम पैसे ही वसूल करो। बशिंदा रियासत दर्जा अव्वल का सर्टिफिकेट सब दिया था, सब हर जगह। तो उसके बाद भी अगर कोई हमें सियालकोट का समझता है, तो अब उससे ज्यादा फिर हम क्या, अब सियालकोट में जो है, मेरी पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि जो सियालकोट में गुजरांवाला में, बल्कि ये जो गुजर बेल्ट है, यहाँ 4 सीटें हैं जो आजाद कश्मीर असेंबली की। अच्छा। तो इन लोगों की कहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जो महाजरीन है, 12 सीटें हैं टोटल पाकिस्तान में। अब जो जो जम्मू है, जो जम्मू से हैं 6 सीटें, उसमें हजारों लोग, बल्कि बाज़ औक़ात तो 1 लाख से ज्यादा वोट पड़ते हैं। अच्छा। इतने ज्यादा महाजरीन हैं। अब वैली वालों में से मैंने तो 1-2 रिजल्ट ऐसे देखे, 300 वाला भी जीत जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो लेकिन यहाँ हजारों, 40-50 हजार तो नॉर्मल है, हारने वाला भी इतने ले लेता है। ऐसे बात अजीब सी नहीं लगती खान साहब जी कि जब ये माजूर की सीटों पर आजाद हुकूमत के लिए, जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है, एमएनएज वगैरह चुने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस वक्त भी जो माजरीन की सीटें हैं वहां पर वोट आप लोग डालते हैं। जी जब पाकिस्तान का इलेक्शन होते हैं वहां भी आप जाके वोट डालते हैं। जी ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान 2 मुख्तलिफ मुल्कों के लिए वोट डाले? जी, कैसे मुमकिन है? अब जब आप आजाद कश्मीर के लोग हैं, आप इंग्लैंड में वोट डालते हैं कि नहीं डालते? नहीं, उसका रीजन ये है कि हमारे पास ड्यूल नेशनैलिटी है ना, तो आप क्या कहते हैं, मेरे पास एक ब्रिटिश नेशनैलिटी है, एक आजाद कश्मीर की नेशनैलिटी है और एक पाकिस्तान की भी है, ये तो ट्रिपल नेशनैलिटी होगी हमारे पास। नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं डाल सकते ना वोट। आप डाल सकते हैं आजाद कश्मीर में और ब्रिटिश में, हम नहीं पाकिस्तान नहीं, के जो इलेक्शन। पिंडी में लोग रहते हैं वो महाजर, वो पिंडी वाले ही तो वोट देते हैं ना।
नहीं सर, नून लीग को दें, पीटीआई को दें, पीपल्स पार्टी को दें, इसको तो वो वहां रजिस्टर्ड है वो लोग। आप पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट डालते हैं? मैंने तो नहीं डाला कभी, क्योंकि मैंने कभी हिस्सा ही नहीं लिया इस इलेक्शन में, लेकिन मैं देखा लोगों को बड़ी अपने कश्मीरियों को पाकिस्तान के इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वो, जिनके पास बड़ी जोश सर, खरोश दिखाया जाता है वहां पे। जिनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है ना या ऑस्ट्रियन, वो नहीं पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट डालते। इसी तरह जिनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है वो पाकिस्तान में भी डालते हैं और उधर भी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी डालते हैं, जिनके वोट बने हुए हैं। ये नहीं कि हर कोई डालता है, जो अच्छा। वोटर लिस्ट में हैं। अब बहुत सारे जो हैं यंग हैं, जनरेशन है, उन्होंने वोट ही नहीं बनाए, जो कश्मीरी जो कश्मीरी पाकिस्तान में ओरिजिन आबाद के है। हैं। जी बिल्कुल। तो जो पहले से बने हुए हैं वही वोट कास्ट कर रहे हैं, जो आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं उनके वोट। लेकिन ये 12 सीटों का जो मसला है, ये किस लिए बनाया गया? जो हमारे एमएलए हैं ना, जो हमारे सब कोटली का आया हो गया, मुजफ्फराबाद का हो गया, मीरपुर हो गया, वो तो एमएलए बनते हैं अपने हल्कों में, कोई तरक्याती काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन कम तो पैसे जरूर लेते हैं उनसे। अब एक बंदा जो है वो सियालकोट में बैठा हुआ है, वो अगर एमएलए बन गया तो वो अपने अवाम के लिए क्या कर सकता है? अवाम तो उसके पास पाकिस्तान में आबाद है, जी। वो क्या करते हैं फिर? वो उनके लिए क्या करते हैं कि जहाँ स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, वहां स्कूल बनाते हैं, फंड्स मिलते हैं उनको। नहीं, आजाद कश्मीर की हुकूमत वहां पर स्कूल बनाती है। जी। तो उसके अलावा ये है कि उनको जॉब्स वगैरह मिलती हैं। जॉब किससे क्या, जॉब कहाँ मिलती है? रहते वो, ये आजाद कश्मीर में रहते सियालकोट में, और जॉब करने के लिए आजाद कश्मीर चले जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं तो कश्मीरी सिटीजन ना। जैसे अच्छा। दिल्ली वाले जो जो दिल्ली में मतलब 20-20 50-50 साल से बाद हैं, तो लेकिन वो कश्मीर में सारा सब कुछ करते हैं, वो इलेक्शन भी दिल्ली से लड़ते हैं। ठीक है। तो ये तो स्टेट का ये तो। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जी। ये मेरी कई दफा जो आजाद हुकूमत के जो आते हैं हमारे लीडरान या अहदेदारान, मेरी उनसे बात हुई कि आप कहते हैं ये आजाद कश्मीर आजादी का बेस कैंप है। हम्म। तो मैंने कहा अगर ये बेस कैंप है तो आप इसमें जो आप समझते हैं वो जो इंडियन कश्मीर है उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर को जी। कहते हैं, बिल्कुल जी वो मकबूजा है। मैंने कहा तो फिर आप उनकी सीटें रखें अपनी असेंबली में, ठीक है। कि जब वो आजाद हो जाएगा तो वो लोग यहाँ आके अपने मेंबर इलेक्ट करके यहाँ भेजेंगे। तो वो हंसते हैं, कहते हैं ये क्या बात हुई। हम्म। तो नहीं, अगर उसमें ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो वो 14वीं तरमीम के हवाले से कुछ अफवाह निकली थी, वो तो दब के ही रहेगी। उसमें कुछ 6 सीटों का इजाफा किया जा रहा था, वादी की और 6 जम्मू की। जी तो उसमें कोई कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो चूंकि शोर शराबा हुआ, मेरे ख्याल में तो वो 14वीं तरमीम जो है ना, वो अपनी तरमीम में बैठ कर रह गई। नहीं, तो 6 वादी की और 6 जम्मू की तो ऑलरेडी हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं, वहां पर। लेकिन चूंकि उसके साथ ये शर्त लिखी गई थी ना कि जब वो बाकी तसल्लुत से आजाद होंगे तो, अच्छा, यानी ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यानी जम्मू से 6 मेंबर ही सिर्फ इलेक्ट हो सकते हैं हम्म। और वादी से ये भी नहीं 6 पता है। उन्होंने ये किस बेस पर रखी, यानी 4000 मरबा मील का जो इलाका है उसकी सीटें देख लें आप, तो उससे जो 3 गुना 4 गुना बल्कि बास जगह 10 गुना भी ज्यादा हिस्सा है, उसको तो 6 सीटें दी जाएंगी। यानी उन बेचारों को असल में मुसीबत यह है ना कि हिसाब किताब भी नहीं आता कि किस हिसाब से कोई चीज तकसीम की जाए। बहरहाल जनाब, मेरे ख्याल में आप वक्त भी नजदीक आ रहा है, जी तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के अगले वीक, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि अगले वीक को कोई फॉरेन जो है हमारे उधर से यूरोपियन पार्लियामेंट से कोई साथी मिल रहे हैं, तो उनके साथ जो है कोई टॉपिक पर बात कर लेंगे। तो हाँ, अब मेरी बात हुई 2-3 आदमियों से। तो अच्छा। एक तो हैं जो रेवोल्यूशनरी कमेटी है कम्युनिस्ट पार्टी की, उनके इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं और वो दुनिया का सफर करते रहते हैं, वो आज़ादी की तहरीकों से काफी मुंसलिक रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा था जी मैं बिल्कुल आऊंगा आपके प्रोग्राम में, इसमें पार्टिसिपेट करूंगा।
और उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं ऑस्ट्रिया से, ठीक है, गॉडफ्री स्ट्रासर, वो दोनों तरफ कश्मीर में गए भी हैं, मेरे साथ भी गए हैं, अलहदा भी गए हैं। जब ज़लज़ला आया था उसके बाद उन्होंने बाग में 3 माह वो रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने वहाँ कोई मेरा ख्याल 1 मिलियन के करीब यूरो के प्रोजेक्ट भी किए हैं। वेरी गुड। तो हाँ, इन जैसे लोगों की खान साहब जरूरत है कि प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि ये जब कोरोना वायरस का सिस्टम चला है ना, तो मेरे यहाँ जो नॉर्मल किस्म की कॉन्फ्रेंसेज होती थी वो एक तो अरेंज करने भी मुश्किल होती थी, दूसरी एक्सपेंसिव भी होती थी। ये मेरे ख्याल में अच्छा है, काफी सारे वेब चैनल्स इस तरीके से खुल गए, लेकिन कम से कम लोगों को अवेयरनेस उसमें डेफिनेटली हो रही है। जी बिल्कुल। और ये सूदमंद कदम है। और मेरे ख्याल में जो आपने भी फैसला किया था कि भाई मुकदमा कश्मीर के अनुमान से फ्यूचर में हम अपना प्रोग्राम किया करेंगे, इंशाल्लाह। उसका मकसद सिर्फ ये है, ये नहीं कोई नजरदारी करना है, मकसद है कि कम अज कम लोगों को जब ये नाम सुनेंगे, अगर उन्हें पसंद हुई बातें, ये अच्छी बातें लगी उन्हें कि भाई कोई ना कोई बेनिफिट है किसी को इस चीज में, या रियासत के जो मसला है हमारा उसमें कोई बेनिफिट है, इम्प्रूवमेंट है, तो वो इसमें नाम सुनते ही कम अज कम उनको पता चल जाएगा कि भाई कौन प्रोग्राम कर रहा है, तो फिर वो इसमें हिस्सा भी ले सकेंगे। मैं इसी तरह अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि भाई आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हम कोई बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं प्रोग्रामों के, ना कोई बड़े बड़े दानिश्वर हैं, लेकिन जो बात हम करते हैं वो बगैर किसी दुश्मनी के, बगैर किसी दोस्ती के लालच के वो बात करते हैं, और अपने दिल की अथाह गहराइयों से वो बात करते हैं। और यही एज ए सन ऑफ साइड जो हमारी ड्यूटी है वही पूरा करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अगर एक कश्मीरी की भी जान बच जाए हमारे किसी काम से, तो हमें कम से कम ये खुशी होगी कि एटलीस्ट हमने जिंदगी में कोई एक आध अच्छा काम कर लिया। तो इसी मकसद के लिए असल में हम ये आज सैटरडे को ये प्रोग्राम करते हैं, 6 बजे से लेके पौने 6 बजे लेके पौने 7 बजे तक। ये हमारा प्रोग्राम हर वीक हम 45 मिनट का, 1 घंटे का या आधे घंटे, जिस तरह भी मुनासिब होगा, जिस तरह प्रोग्राम का टॉप होगा उसके मुताबिक चलते चलते जितना टाइम लगेगा इसमें करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई जाती मफाद नहीं है, ना कोई जाती बेनिफिट है इसमें, ना किसी के साथ मुकाबला भी है, ना किसी चैनल के साथ मुकाबला है, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में अच्छा किया आपने कि ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसमें कोशिश करें कि हम यहाँ से भी, यूके से भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या काउंसलर हजरात हैं हमारे, या बहुत दानिशवर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करें, मुख्तलिफ मौजूदात पर बहस मुबासा हो, ताकि लोगों को हकाइक का इल्म हो सके, लोगों को बाशऊर हो सके लोग, और लोग जिसको कहते हैं ना कि एजुकेट हो सकें। क्योंकि हमारे सबसे बड़ा जो मसला है हमारे कश्मीरियों के, हम एजुकेट नहीं है। एजुकेशन से ये मराद है कि FA BA MA हमने कल उसको एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो कश्मीरी माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान बच्चे मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक उनके मादे वतन का और दुतरबे का तल्लक है, उसकी आबादी का तल्लक है, उसके मसाइल का तल्लक है, उसकी खुशहाली का तल्लक है, इससे हम ना बलते हैं। अभी हमें ऐसे प्रोग्राम खान साहब जरूर करें जिससे हम अपने नौजवान बच्चों को कम से कम एजुकेट कर सकें, और अपना ये अहसासा जो हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में मौजूद है, अपने आने वाली नस्लों को मुंतकिल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, कि आपने ये प्रोग्राम किया। तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को 6 बजे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर जी, ओके थैंक यू सर, वेरी अल्लाह मच। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह। जी वर साहब। बंद किया जी, गुड।